कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है एक्टलेस एम्पायर में एम्परर बहुत सारे बच्चों को पैदा करता है ताकि उनमें से सबसे ताकतवर को उत्तराधिकारी बनाया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो बच्चा अपने ही भाई बहनों को मार कर जिंदा रहेगा वही असली उत्तराधिकारी बनेगा। पिछले एम्परर के बहुत सारे बच्चे थे और ब्लडी सेरेमनी में सबसे छोटे वाले ने अपने भाई बहनों को मार डाला, जो उस वक्त सिर्फ 13 साल का था, और अपने भाई बहनों को मार कर वो क्राउन प्रिंस बन गया। सबको मारने के बाद वो गर्व के साथ अपने फादर के सामने खड़ा हुआ था। एम्परर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो अगले उत्तराधिकारी को अनाउंसमेंट करने वाले थे, लेकिन तभी उस 13 साल के बच्चे ने एम्परर के सीने के अंदर तलवार भोंक दी। एम्परर अपने मुंह से खून खास रहे थे और वो छोटा क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए उनको देख रहा था और अपने फादर से कहता है, इंतजार करना काफी बोरिंग लग रहा था। मैं अभी थ्रोन पर बैठना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती है कि कोई मुझसे काम करने के लिए कहे। फिर हमें बताया जाता है वो बच्चा एक्टलेस एम्पायर का अगला एम्परर बन गया और उस एम्परर का नाम था रैनियलो एक्टलेस। और ये सारी कहानी हमें फीमेल लीड बता रही थी। वो आगे कहती है, अब मैं उसकी दुल्हन बनने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ जिसे इस तानाशाह के हाथों बेच दिया गया, और मैं चाह कर भी ना नहीं बोल सकती क्योंकि प्रीस्ट की आंखें ही बता रही हैं मुझे हाँ बोलना है। तभी रैनियल कहता है, इतनी लंबी स्पीच से काफी बोर हो रहा हूँ। वो प्रीस्ट घबराते हुए कहता है, ठीक है, अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। और हमारी फीमेल लीड एंजेलिका सोचने लगती है कि अगर मैंने इस अंगूठी को गिरा दिया तो बहुत गलत हो जाएगा, फिर मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती मेरा सर मेरे साथ रहेगा या नहीं। प्रीस्ट कहता है, चलिए अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस करिए। एंजेलिका सोचने लगती है, ये करीब क्यों नहीं आ रहा, क्या हम ये नहीं करने वाले। तभी वो रैनियल की तरफ देखती है और सोचती है, वाओ, कोई इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है। उसको घूरने के बाद रैनियल कहता है, मुझे खुशी हुई क्योंकि अगर तुम अपनी आंखें खोलने में 5 सेकंड और लगाती तो मैं काफी बोर हो जाता। एंजेलिका सोचने लगती है, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये नॉवल के अंदर की दुनिया है और मैंने उस लड़की की बॉडी को पोजेस कर लिया जिसकी इस तानाशाह के साथ शादी होने जा रही थी। इस बुक का नाम है द फ्लावर दैट ब्लूम्स इवन द अबाइस, मतलब ऐसा फूल जो कि हेल की गहराई में भी खिलता है। और ये फूल वाली बात दर्शाती है इस नॉवल की हीरोइन को जिसका नाम सेरेफिना है, और ये हेल कुछ और नहीं बल्कि ये एम्पायर ही है। एम्परर रैनियलो का काम है कि वो दूसरे देशों को जलाकर उन पर कब्जा कर लेता है, और इसी दौरान वो टेम्पल में पहुंचा था, तब जाकर सेरेफिना से मिला था। जब रैनियल की बॉडी खून से लथपथ थी तब उसने सेंटेन की खूबसूरत आंखों को देखा जिसमें उसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी, और उस पल उसे अपने अंदर प्यार का एहसास हुआ था। उसके अंदर जो भावना आई थी उसके चलते रैनियल सेंटेंस को टेम्पल से अपने एम्पायर में ले आया। वो उसको उसी तरह से कलंकित करना चाहता था जैसे कि वो खुद था, लेकिन इसके बजाय सेंटेंस और ज्यादा खूबसूरती से चमकने लगी। लेकिन इसी दौरान रैनियल का ऑब्सेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अंत में एम्परर ने उस हॉली नाइट को मार दिया जिससे सेरेफिना बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सेरेफिना के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा उबल रहा था और उसके बाद एम्परर को एग्जीक्यूट कर दिया गया। और यही थी इस नॉवल की कहानी, और जाहिर सी बात है इसके अंदर और भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, लेकिन मैंने एम्प्रेस की बॉडी को पोजेस कर लिया जिसके ऊपर तो सबसे ज्यादा कम ध्यान दिया गया था। एम्प्रेस बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं थी, उसकी किस्मत भी बहुत खराब थी। एम्पायर के अंदर डिवोर्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा जाता था। कोई भी लड़का लड़की शादी तभी दोबारा कर सकता था जब उसका साथी मर चुका हो। जब एम्परर ने सेंटेंस को किडनैप करके एम्पायर में ले आया था तो उसने सबसे पहले आकर एम्प्रेस को मारा था। एम्प्रेस का तो नाम तक नहीं बताया गया था क्योंकि नॉवल की शुरुआत में ही उसे मार दिया गया था। डियर ऑथर, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मुझे इस बात की सजा मिल रही है क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी अच्छा रिव्यू नहीं दिया था? क्योंकि मुझे इस टाइप की रोमांस नॉवल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने बहुत सारी नॉवल पढ़कर रखी है। मेन हीरोइन ज्यादातर विलेनेस बन के रिकार्नेट होती है और उसके बाद विलेनेस जैसा चाहती है कहानी को उसी तरह से बदल देती है, लेकिन मैं तो एक ऐसी साइड कैरेक्टर बन गई हूँ जिसका तो नाम तक नहीं पता। अगर मैं विलेनेस होती तो कम से कम मैं सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ तो करती, लेकिन मैं तो सीधा तानाशाह के पास आकर गिरी हूँ। आखिर मैं क्या करूँ? अगर मैं यहाँ पर शादी से पहले रिकार्नेट हुई होती तो मैं ऐसा बहाना बनाती मेरा कैरेज पहाड़ के ऊपर से गिर गया और मैं मर गई, लेकिन ये बहाना बनाकर मैं चुपके से वहाँ से भाग जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्या मुझे एम्परर
एम्परर को टेम करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ, इतने बड़े तानाशाह एम्परर को टेम करूंगी। ये तो जाहिर सी बात है कि एम्परर कितना ज्यादा भयानक है। अगर मेरे पास 9 जिंदगी अभी होती तब भी मैं ये रिस्क ना लेती, लेकिन मैं बिना कुछ करे मरना भी नहीं चाहती। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जितना ज्यादा हो सके मुझे इसे अवॉइड करना चाहिए ताकि मुझ पर ध्यान ही ना पड़े। असली नॉवल के अंदर रैनियल एम्प्रेस से मिलने के लिए नहीं आया था। एम्प्रेस ने रैनियल से जाकर पूछा भी था कि वो उस पर ध्यान क्यों नहीं देता, लेकिन इस वजह से रैनियल की आंखों में एम्प्रेस ऐसी दिखने लगी थी जैसे कि वो बस कचरे का टुकड़ा है। इसी वजह से रैनियल जब सेंटेंस को किडनैप करके आया तो उसने सबसे पहले एम्प्रेस को मारा था। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जब ये टेम्पल के लिए निकलेगा तब मैं मौत का बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाऊंगी। मुझे पता है मेरी मौत की खबर सुनने के बाद भी ये ज्यादा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो बस सेंटेंस से शादी करना चाहता है। जितना हो सके मैं इस मामले से दूर रहूंगी। 1 मिनट रुको, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान है, इससे तो मेरा फायदा हो सकता है। लेकिन तभी रैनियल आकर कहता है, एम्प्रेस तुम कहाँ पर खोई हुई हो? तुम कब तक ऐसा बर्ताव करने वाली हो कि मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा जबकि मैं कब से यहीं पर खड़ा हूँ? या फिर ये मत कहना कि तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। एंजेलिका सोचती है, अरे यार लगता है मेरी कब्र यहीं पर खुदने वाली है। मेरा प्लान था मैं ऐसा दिखाऊंगी मैं एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मैंने सब खराब कर दिया। फिर वो रैनियल से कहती है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही थी, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? लेकिन तभी उसका पैर ड्रेस में फंसता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है और वो सोचने लगती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे मरने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। रैनियल बहुत जल्दी बोर हो जाता है, उसे सारा काम जल्दी जल्दी पसंद है। नॉवल के अंदर उसने सेरेफिना को बहुत हैरेस करा था क्योंकि वो उसका जवाब नहीं देती थी। बहुत सारे लोग इतने ज्यादा स्लो थे कि रैनियल ने उन्हें मार दिया था। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसके सवाल का जवाब 5 सेकंड में देना है और हालांकि क्योंकि लेकिन इस जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। रैनियल कहता है, तुम अपना सर ऊपर कर सकती हो, मैं तुम्हें बात रखने का मौका दूंगा। एंजेलिका चिल्ला कर कहती है, दरअसल मुझे एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से अगर मेरी आँख खुली भी होती है ना तब भी मैं बेहोश हो जाती हूँ। रैनियल कहता है, क्या तुमने अभी मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत करी? तभी एंजेलिका धीमे से बोलती है, दरअसल मुझे ऐसी बीमारी है कि मैं आंखें खोल के भी बेहोश हो जाती हूँ। रैनियल कहता है, जब मुझे किंगडम से प्रपोजल मिला था तब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया। एंजेलिका कहती है, क्योंकि मेरे साथ ज्यादा ऐसा नहीं होता और योर मैजेस्टी आपका इतना ऑरा है कि आपके सामने तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, इसीलिए आपके ऑरे के सामने खड़े होने के लिए तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रैनियल कहता है, अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब कुछ मेरी गलती है? एंजेलिका कहती है, कोई भी आम इंसान अगर डायरेक्टली सूरज की तरफ देखेगा तो वो अंधा हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी सूरज पर इल्जाम नहीं लगा सकता। और वो सोचने लगती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरे दिमाग में जो कुछ था सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसने तलवार नहीं बाहर निकाली। रैनियल कहता है, क्या तुम जिंदगी भर मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखोगी क्योंकि तुम बेहोश हो सकती हो? एंजेलिका कहती है, बिल्कुल, बशर्ते आप मुझे ऐसा करने की इजाजत दे। रैनियल कहता है, ठीक है मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। एंजेलिका सोचती है, ये किस चीज की इजाजत देख रहा है? मुझे इसकी तरफ देखना है या फिर नहीं देखना है? मुझे 5 सेकंड में जवाब देना होगा, लेकिन अगर मैंने गलत बोला तो मेरा सर कलम हो जाएगा। खैर जो भी हो, शायद ये चाहता है कि मैं इसकी तरफ देखूं। रैनियल कहता है, तुमने अच्छा काम करा, मुझे मजा आया, मुझे खुशी है मैंने तुमको चूज करा, इसलिए मैं बोर नहीं हुआ। क्या तुम ऐसी आवाजें इसलिए निकाल रही हो क्योंकि तुम्हारी कंडीशन खराब हो रही है? एंजेलिका सोचती है, नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, मेरी जान बच गई। रैनियल कहता है, तुम घमंडी नहीं हो, तुम मेरे सवालों का जल्दी जवाब दे रही हो और तुम काफी समझदार हो। मुझे एम्प्रेस पसंद आई, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, तुमने मुझे बोर नहीं करा, इसलिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो और मैं उसका जवाब दूंगा। एंजेलिका सोचती है, अगर तुम्हें मेरा सवाल पसंद नहीं आया तो तुम फिर से मुझ पर गुस्सा हो जाओगे। फिर वो कहती है कि मैंने सुना था कि आपने मुझे खुद चुना था, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने मुझे ही क्यों चुना? रैनियल कहता है, कितना बोरिंग क्वेश्चन था, तुमने तो मुझे बोर कर दिया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा तो मैं तो बोरियत से ही मर जाऊंगा। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि मैंने वादा करा था मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। जब मैंने शादी करने का फैसला करा था तो बहुत सारे नॉबल्स ने अपनी बेटियों की तस्वीरें मुझे भेजी थी। बहुत सारी तस्वीरें थी, इसलिए चूज करने में मैं थोड़ा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने उन तस्वीरों को दीवार के ऊपर लगा दिया। जरा तुम खुद सोचो कि मैंने ऐसा क्यों करा होगा। एंजेलिका खांसते हुए कहती है, ताकि आप उनका चेहरा देख सके। रैनियल कहता है, नहीं,
क्योंकि मुझे चेहरों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में सारे लोगों के चेहरे एक जैसे दिखते हैं। एंजेलिका सोचती है हाँ पता है, क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो इसलिए सारी दुनिया के चेहरे तुम्हें बहुत ज्यादा फीके नजर आते हैं। तभी एंजेलिका को दीवार के अंदर एक होल नजर आता है। डैनियल कहता है मैं यहाँ पर बैठा था और यहाँ से मैंने चाकू फेंका और वो चाकू जाकर सीधा तुम्हारी फोटो की लेफ्ट साइड में लग गया। अब जब मैं सोच रहा हूँ तो वो याद काफी ज्यादा फनी है। शायद से ये बात मुझे वापस ले लेनी चाहिए कि उस वक्त मैं बोर नहीं हो रहा था, लेकिन तुम इतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो, अब मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं सोने जा रहा हूँ। एंजेलिका सोचने लगती है तुम्ही ने मुझसे कहा था, तुम्हें खुशी है कि तुमने मुझे चूज करा। तभी डैनियल कहता है अरे हाँ मुझे याद आया, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। एंजेलिका कहती है मेरा नाम एंजेलिका विनियर दे एनरो है। डैनियल कहता है तुम्हारी फैमिली तुम्हें क्या बुलाती है। एंजेलिका कहती है वो मुझे एंजी बुलाते हैं। तभी डैनियल अपने पैर से उसके चेहरे को ऊपर करता है और कहता है कि बहुत मेहनत करा, मुझे पता है तुम ये तो नहीं चाहती हो कि मैं बोरियत से तुम्हें मार डालूं। एंजी कहती है जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर डैनियल के जाने के बाद उसकी सांस में सांस आती है, वो वहीं पर बैठ जाती है और सोचती है आखिरकार मैं बच गई। अच्छी बात है कि मुझे सही वक्त पर नाम याद आ गया था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एंजेलिका शायद से 5th एम्प्रेस थी। चलो कम से कम मैं एक दिन तो सरवाइव कर पाई, मुझे इस बात से खुशी होनी चाहिए। फिर अगली सुबह देखते हैं एंजेलिका सोकर उठती है। वहाँ पर डैनियल भी था जो कहता है एम्प्रेस तुम तो झटपटा रही थी, ठीक है मैं गिनती गिनना शुरू करता हूँ 1 2 और जैसे ही वो 3 गिनता इससे पहले एंजेलिका उठकर बैठ जाती है और सोचने लगती है आखिरकार ये अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है। डैनियल कहता है क्योंकि वापस जाना काफी ज्यादा झंझट भरा काम लग रहा था। एंजेलिका सोचने लगती है ये क्या मैंने कसकर बोल दिया। डैनियल कहता है कोई बेवकूफ भी तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता है तुम क्या सोच रही हो। 9 बज चुके हैं, तुम अभी तक सो रही थी, तुम कितनी आलसी एम्प्रेस हो। एंजी सोचने लगती है क्या इतनी देर हो गई, किसी ने मुझे आकर उठाया क्यों नहीं। डैनियल कहता है तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो, तुम काफी ज्यादा डल हो। एंजी सोचती है कल तो कह रहा था कि उसने मुझे खुद चूज करा है, अब कह रहा है मैं बहुत ज्यादा डल हूँ। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर कहती है और मैजेस्टी आज से मैं आपको असिस्ट करूंगी, क्या आप नहाना चाहती हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते वो नहा रही थी और सोचती है अच्छी बात है, उसने कहा मैं सिंपल हूँ तो वो दोबारा मेरे पास नहीं आएगा, अब मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से भाग सकूँ। फिर वो मेड से टाइम पूछती है, मेड कहती है आज तो 19 मई है। एंजी सोचती है वो लोग सर्दियों के मौसम में मिले थे, इसका मतलब डैनियल जब सेरेफिना से मिलेगा वो 7 महीने बाद है। ओरिजिनल नॉवल के अंदर डैनियल जब ट्यूनिया गया था तब जाकर वो सेरेफिना से मिला था और तब सर्दियां हो रही थी। 7 महीने, मुझे लगता है मुझे ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं। पिछली रात अचानक से मुझे एंजेलिका का नाम याद आया था, लेकिन धीमे धीमे कर कर मुझे एंजेलिका की बॉडी के अंदर जितनी यादें हैं वो याद आ रही हैं। एंजेलिका एनरो एम्पायर की सेकेंड प्रिंसेस है और उसका एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। एंजेलिका एक रॉयल थी इसलिए उसको हिस्ट्री के बारे में भी पता है। उसने बहुत सारी चीजें सीखी हैं लेकिन नॉवल में उसका जिक्र नहीं है, जैसा कि आखिर ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर मैं छुप कर रह सकती हूँ। मैं ऐसी जगह पर जल्दी नहीं भाग पाऊंगी जो कि बहुत दूर होगी, ना ही वहाँ भाग सकती हूँ जो दुश्मन की कंट्री हो और जहाँ पर बहुत सारे गार्ड हो। एम्पायर कितना अमीर है इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्प्रिंग के सीजन में ये एम्पायर खत्म होने वाला है। नॉवल को फिर से सोचूं तो सेरेफिना हीरोइन है और जो वो हॉली नाइट है वो उसका पहला प्यार था और डैनियल काफी टैलेंटेड मेल लीड है लेकिन बहुत बड़ा तानाशाह है। डैनियल ने जब एडन को मारा था तो उसका रिश्ता सेरेफिना के साथ खराब हो गया था और जो एम्पायर उसने संभाल के रखा था वो जल्दी ही ढह जाता है। मुझे जल्दी से तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। तभी वो लेडी वहाँ पर खाना लेकर आती है और एंजेलिका खाते वक्त सोचने लगती है जैसे कि मैंने मूवीज और बुक्स में देखा था, यहाँ के जो मेड्स हैं वो भी वैसे ही हैं, वो बस अपना काम कर रहे हैं, उनका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे लगता है इतनी दूरी बनाना ठीक रहेगा क्योंकि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ तो क्लोज होने का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे ऐसा बर्ताव करना होगा कि मैं बहुत ज्यादा शांत एम्प्रेस हूँ। फिर वो लोगों से कहती है वैसे मुझे तुम लोग का नाम नहीं पता, क्या तुम लोग खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तभी वो लेडी कहती है माफ कीजिएगा मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा, मैं डचेस हूँ, मार्केस जेकेस की मॉम। दूसरी लेडी
कहती है मैं काउंटेस माइरेन हूँ और आपसे मिलकर अच्छा लगा योर मैजेस्टी। एंजेलिका सोचती है मार्कस की माँ और काउंटेस की बेटी, यहाँ पर जितनी भी लेडीज हैं वो काफी ऊंचे घराने की हैं, लेकिन मुझे काफी अजीब महसूस हो रहा है। फिर वो डचेस से कहती है कि आपको इंतजार करना पड़ा होगा है ना, मैं अभी अभी एम्पायर में आई हूँ तो प्लीज मुझे यहाँ के तौर तरीके सिखा दीजिएगा। वैसे ये बताइए आज का मेरा क्या काम है, क्या मुझे कहीं जाना है? डचेस कहती है कि आज कोई काम नहीं है, आप यहीं पर आराम कर सकती हैं। एंजेलिका सोचती है खैर मेरे पास इतने महीने हैं, मुझे अच्छे से गुजारने चाहिए। लेकिन दिन बीतते जाते हैं और एंजेलिका यानी हमारी एम्प्रेस को कोई काम ही नहीं मिलता और जल्दी ही एंजेलिका को समझ आ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है एम्प्रेस के पास इतना ज्यादा फ्री टाइम नहीं होना चाहिए था। वो डिपार्टमेंट के काम करती या फिर बजट के काम संभालती, एम्पायर की बहुत नोबल लेडीज से मिलकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाती, और जब तक कि वो मुझे जानकारी नहीं दे देते तब तक मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। क्या वो चाहते हैं मैं खुद पूछूं, लेकिन उन लोगों को मुझे खुद बताना चाहिए। वो सब लोग प्रोफेशनल हैं, वो नहीं चाहेंगे उन पर इल्जाम लगे। अगर मैंने ज्यादा कुछ करने की कोशिश करी तो वो कहेंगे मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं बाहर की हूँ। वैसे उनकी नजरें मेरे अंदर होल कर देती हैं, लेकिन मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। तभी अचानक से उसे एक और याद दिखाई देती है। शादी से पहले उसके पास जो मेड थी उसने कहा था क्या आप सच में शादी करने वाली हैं, क्योंकि उस एम्पायर के जो एम्परर हैं वो बहुत ज्यादा पागल हैं। एंजेलिका सोचती एक मिनट, एंजी यहाँ पर एक सर्वेंट को लेकर आई थी, उसका नाम शायद से सिसाने था। फिर अगली सुबह देखते हैं एंजी डचेस से कहती है वैसे मैं यहाँ पर अपने साथ एक मेड लेकर आई थी, ये बताओ वो मेड कहाँ पर है, क्योंकि मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही। डचेस कहती है वो नई नई आई है इसलिए उसे अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। एंजी कहती है तो फिर तुमने अभी तक मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है, सिसाने को ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन ये बात बहुत अजीब है कि मुझे खुद नहीं बताया गया। सिसाने को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसे खुद देखना चाहती हूँ। डचेस कहती है आपने मुझसे पूछा नहीं था तो मुझे लगा शायद आपको पता होगा। एंजी सोचती है ये औरत क्या ये मुझसे लड़ाई करना चाहती है। फिर वो डचेस से कहती है हाँ मेरी गलती थी इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और वो सोचने लगती है मेरा गर्व गया भाड़ में, अगर मैं पहले माफी मांग लूंगी तो कुछ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं डचेस बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी और कहती है वो औरत मुझे लगा था वो बेवकूफ है, लेकिन वो तो एक नंबर की चुड़ैल है। उसका बेटा मार्कस कहता है शांत हो जाइए मॉम, ये बताइए आखिर हुआ क्या है। लेडी जेकस कहती है कि वो औरत मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रही है, जबकि वो एक बेकार कंट्री की फैमिली की बेटी है जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना। तभी वहाँ पर उसकी छोटी बेटी सिल्विया आकर कहती है मॉम क्या कुछ हुआ है? लेडी जेकस कहती है अगर तुम एम्प्रेस बन जाती ना तो मुझे ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। सिल्विया सोचने लगती है बहुत सारे नॉवल लोगों ने हमारा पक्ष लेने की कोशिश करी, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी फैमिली में मैं एम्प्रेस बनूंगी, लेकिन एंड्रो किंगडम की जो सेकंड प्रिंसेस थी वो असल में एम्प्रेस बन गई। सिल्विया कहती है मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैंने उन मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दिया था जो मेरे लिए आए थे, क्योंकि मैं एम्प्रेस बनने वाली थी, लेकिन वो लड़की एम्प्रेस बन गई। वो मुझे ऐसे देखती है जैसे कि मैं बहुत नीची लड़की हूँ जिसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन माँ एम्परर ने अपनी पार्टनर खुद चुनी है, इसलिए एम्प्रेस से इस तरह से नफरत मत करिए। लेडी जेकस कहती है आदमियों को बेड के ऊपर सेटिस्फाई करने के अलावा उसके पास कुछ और काम नहीं है। सिल्विया कहती है मॉम एम्प्रेस के बारे में ऐसा मत बोलिए। लेडी जेकस कहती है तुम्हारी गलती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने इतना इंतजार क्यों करा कि तुम्हारी उम्र बढ़ती रही लेकिन तुम्हारी कीमत घट गई। ये बातें सुनकर सिल्विया रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। मार्कस कहता है फिक्र मत करिए मॉम, आपने कहा था ना कि एम्परर ने पहली रात के बाद एम्प्रेस से बात नहीं करी है। आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं डेप्यूटी मिनिस्टर मार्कस जेकस हूँ। एम्परर ने उस लड़की के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अगर हमने कोई अच्छा रीजन ढूंढ लिया तो एम्परर उस लड़की से खुद छुटकारा पा लेंगे। आप तो ये बात अच्छे से जानती हैं ना एम्परर ने थ्रोन को कैसे हासिल करा था। हमें बस एक चीज की जरूरत है, हमें कोई कारण ढूंढना होगा। लेडी जेकस कहती है तुम सही कह रहे हो, उस लड़की के अंदर तो कमियां भरी हुई हैं, हमें बस सही मौके की तलाश करनी होगी ताकि एम्परर को जानकारी दे सके। मार्कस सोचता है ज्यादातर ये बात मायने रखती है एम्परर को क्या पसंद आता है, और उनका एक रूल है वो उस चीज को हटा देते हैं जो नेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से एम्पायर को इतनी जीत हासिल हो रही है, हमें बस मौके की तलाश करनी है। अभी बजट का काम चल रहा है इसलिए उसकी इजाजत लेने के लिए एम्परर और एम्प्रेस दोनों के साइन चाहिए होंगे। और रही बात एम्प्रेस की तो वो आजकल कुछ भी नहीं कर रही है, उसने अपनी इंपीरियल ड्यूटीज को नहीं निभाया, बस उस मेड की तलाश कर रही थी जिसको वो अपने घर से लेकर आई थी। सब लोगों को ये जल्दी ही बात पता
पता चल जाएगी एम्पायर के लिए वो बस लीच है। नेक्स्ट सीन में एंजी को देखते हैं जो सोच रही थी जब से सिसाने वापस आई है तब से चीजें काफी पीसफुल हो गई हैं। ये मेड एंजेलिका को अच्छे से जानती है, इसे पता है एंजेलिका को खाने में क्या पसंद था। और दूसरी तरफ रही बात लेडी जेकस की, वो तो बस मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, इसलिए मैंने फैसला करा था मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन मुझे बाद में पता चला ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं एम्प्रेस, लेडी, मार्कस तीनों एम्परर के सामने सर झुकाए बैठे थे। एंजी सोचने लगती है एम्परर ने मुझे पर्सनली यहाँ पर बुलाया लेकिन बाकी दोनों को क्यों बुलाया? कोई भी रीजन हो, सबसे पहले मुझे अपना सर झुकाना है क्योंकि सबसे प्यारा मेरे लिए मेरा सर है। रैनियल कहता है तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया और तब भी तुम अपना सर झुका रही हो, या फिर शायद तुम्हारे पैरों में भी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। एंजेलिका कहती है मेरे पैर कमजोर हैं लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तभी मार्कस कहता है मेरा नाम मार्कस है और मैं डेप्यूटी मिनिस्टर हूँ। आज मैंने तीसरे क्वार्टर का बजट तैयार करके आपके पास भेजा है। हालांकि ऐसा लगता है एम्प्रेस के पैलेस की तरफ से उसमें कुछ प्रॉब्लम है। एंजी सोचती है क्या कहा बजट, ये किस बजट की बात कर रहा है? रैनियल कहता है कि मैंने तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, मैंने बस करेक्शन करने के लिए कहा। और एम्प्रेस तुम तो काफी बोल्ड हो, कोई यकीन ही नहीं कर सकता तुम इस पैलेस में नई आई हो। तो बताओ जब तुम इस बजट में झोल कर रही थी तो तुम क्या सोच रही थी? मार्कस कहता है योर मैजेस्टी एम्प्रेस ने काम पर ध्यान नहीं दिया और बस आराम करा है। इस नेशन की मदर होने के नाते उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए था। बजट में जो भी दिक्कत हुई है अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्हें अपना काम करना चाहिए था। काम में जो जो गलतियां हुई थी मार्कस उन्हें गिनाना शुरू कर देता है। एंजी सोचती है ये जो कुछ भी कह रहा है सब कुछ झूठ है, लेकिन मैं ये बात प्रूव भी नहीं कर सकती, मैं तो गई काम से। लेडी जेकस ने पहले ही सबको मुझसे दूर कर दिया था, मेरे पास सिर्फ एक ही मेड थी जो कि मेरी खुद की मेड है। रैनियल कहता है तो आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो मार्कस? मार्कस कहता है मेरे कोई और इरादे नहीं है, मैं इस एम्पायर के प्रति बहुत लॉयल हूँ इसलिए सच बता रहा हूँ। अब जो भी फैसला करना है वो आपको करना है योर मैजेस्टी। रैनियल कहता है इतने बेकार काम के लिए भी मुझे फैसला करना होगा। मार्कस कहता है ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं चाहता हूँ आप फैसला करें। एंजी सोचती है ये बात सच है, पावर और अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए रैनियल ऐसा करता है, लेकिन फर्क तो इस बात से पड़ता है रैनियल जो भी फैसला लेगा वो उसके बोरियत पर डिपेंड करता है। क्योंकि बात तो बहुत सिंपल सी है, मैं न्यू एम्प्रेस हूँ, मुझसे गलती हो गई तो मैं फिर से बजट को ठीक कर सकती हूँ। इतने बेकार काम के लिए लोगों को रैनियल के पास नहीं आना चाहिए था। क्या इन लोगों को ये बात नहीं पता? क्योंकि सब लोग ये बात जानते हैं रैनियल का गुस्सा कितना ज्यादा भयानक है। मैं सिर्फ इकलौती हूँ जो कि समझ सकती हूँ रैनियल के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। रैनियल की प्रजा को पता है वो कितना बड़ा तानाशाह है जिसे मजे करना पसंद है, लेकिन इन बेवकूफों को इतनी बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। इन लोगों को लगता है उसे नेशन की बहुत ज्यादा फिक्र है। रैनियल उसकी तरफ देखने लगता है मानो ये कहना चाह रहा हो अगर तुमने कुछ करा नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। और एंजी कहने लगती है योर मैजेस्टी ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। ऑफिसर्स को बजट के मामले में मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको अपना वक्त और एनर्जी ऐसे मामले पर जाया करना पड़ रहा है। आपके जाया वक्त के भुगतान के लिए मेरे पास एक आइडिया है। रैनियल की आंखों में चमक आ जाती है, वो कहता है हाँ हाँ बताओ क्या आइडिया है? एंजेलिका कहती है मैं सुझाव देना चाहती हूँ कि ह्यूमन हंट करा जाए, यानी कि इंसानों का शिकार।